Hello and welcome to the Brahmastra Academy. In the previous lecture that we have discussed about the general properties of the method. तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने मोस्टली किसके बारे में बात की, सॉलिड के बारे में. तो उसके रिगार्डिंग हमने जितनी भी आपको समझाया, जितना भी उसमें नॉलेज आपको दिया है, वो सारा का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन इसमें डाला हुआ है. सो यू कैन गो एंड वॉच आउट एंड देन अगेन come with this point. Okay, so in the last lecture we are mostly talking about the solids, that what is affecting on the solid while the different parameter is applying on it. मतलब कि कोई अगर आपके पास सॉलिड है, उसके ऊपर प्रेशर लगने पर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेंथ, साइज, शेप, ये सब कुछ चेंज हो रहा है. ये उसके बारे में बात की थी. एंड में जाके मैंने आपको बताया था that now we are talking about the liquid, that how liquid works. हाउ लिक्विड वर्क्स. उसमें बेसिक हमने पढ़ा था डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है. क्लियर. अब एक्चुअली में लिक्विड पर कोई चीज, इफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द लिक्विड, तो उस पर लगने वाला फोर्स, उस पर लगने वाला प्रेशर, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो लेक्चर. ओके, आई होप यू आर टाइटली सिक विथ योर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा भी ध्यान भटका ना तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो लिंक है ना वो टूट जाएगा. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रेशर ऑफ लिक्विड. क्या होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड? इन द लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, वहाँ पे बेटा हमने स्ट्राइक पढ़ा था, फिर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था F/A. यहाँ पे ये कौन से प्रेशर की बात कर रहे थे? व्हेन इट इज इन द एयर. ये प्रेशर कब हो रहा था कि मान लो कि अगर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर ही मैं अगर पेन से ये मार्कर से अगर मैं इसको कराऊँ तो इसके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर, बिकॉज इस पर लगने वाला फोर्स और उसका ये एरिया. बट वॉट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द लिक्विड? ज़्यादातर हम कहाँ देखेंगे? पानी के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा जितने भी हमारे ये ओशंस है वो सारे पानी में है. दे आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेडिंग, मतलब एक कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सभी करने के लिए क्या यूज़ होता है? यही चीज़ होती है. तो आपने देखा होगा शिप्स होती है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा ना, सो वी हैव अ नेवी, होता है नेवी. नेवी के अंदर क्या होता है? पूरे के पूरे सबमरीन चलते हैं, बहुत सारी ऐसी. उसके ऊपर की सबसे अगर आपको मैं बेस्ट फिल्म बोलूँ तो गाजी इफेक्ट. आई मस्ट से आपको ये टॉपिक समझने के लिए पहले वो मूवी का कॉन्सेप्ट याद है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ अगर डूब भी रही थी तो उसने डूबते डूबते भी किसी गाजी नाम के पूरे सबमरीन को क्या कर दिया था? डुबा दिया था और वापस आ गया था. INS विक्रांत ने INS गाजी को पूरा का पूरा ये कर दिया था. क्लियर. ये गाजी का और ये INS विक्रांत. क्लियर. तो ये सब कुछ होने का मतलब क्या है? that you should aware about the fluid mechanics mode. ये आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा, यहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा. So for that, let's say pressure. So for a point at a depth h, मतलब किसी point h के ऊपर, let's say पानी वाला कलर ले लेता कि आपको पता चले. let's say यहाँ तक पानी भरा हुआ है. let's say this is water. क्लियर. अब इसमें यहाँ पे एक सबमरीन को रख देते हैं. लेट्स से दिस इज माय सबमरीन. ठीक है, मान लेना ऐसे. तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कौन सा होगा? तो बेटा पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई चीज़ पानी में होती है या कोई चीज़ हवा में होती है, दैट वन प्रेशर विल बी देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वो जहाँ में कोई चीज़ होती है तो उसका ही वजूद. तो कोई चीज़ अगर पानी में है, लेट्स से यहाँ पर पानी में है ये सब भरी, तो इस पर लगने वाला प्रेशर जितना होगा. क्लियर. सो टोटल प्रेशर, तो बेटा जो हवा में होता था वो तो लगेगा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस एक एयर हो जाएगा ρGH. कितना हो जाएगा? ρGH. हम इसको जनरली क्या बोल लेते हैं? P करके बोल लेते हैं. ये मेरा हो गया. इसको बोल लेते हैं गॉज प्रेशर. क्या बोला जाता है? When any of the object is sinking in the water
मतलब कि वो डेप्थ पर चला गया, एच जितनी भी ये उसकी क्या हो गई बेटा डेप्थ, ये उसकी क्या हो गई डेप्थ. So when depth h below the surface of the liquid density h, the pressure P is given by P is equal to P0 plus rho gh, and this is called as gauge pressure. This is called as gauge pressure. ये गॉज प्रेशर करता क्या है, ये गॉज प्रेशर सबमरीन के अंदर, मतलब कि मान लो कि एक सबमरीन पानी के अंदर क्या कर रही है, सिंक कर रही है, अंदर पानी के अंदर है, तो उसके ऊपर ना प्रेशर लगेंगे. तो जैसे जैसे डेप्थ पर जाओगे वो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो आपको पता होगा ना कि हम जिस तरह से, आपको पता है कि एक रेस लगी थी, अगर आपको पता है तो यूएसए जा रहा था स्पेस में जाने के लिए, तभी रशिया जा रहा था नीचे, सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसी हिसाब से देयर आर मैनी अनहाइडन थिंग इन द ओशंस डेप्थ. वहाँ पे भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ज़रूरत पड़े 50 किलोमीटर तक अंदर जा पाओगे, नहीं होगा बेटा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी सबमरीन प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी, फट जाएगी. सो वहाँ पे तो क्या ध्यान रखना होता है, वहाँ पर विंडोज़ भी रखनी पड़ती है टू सी अराउंड की. तो वहाँ पे विंडो पर भी लगने वाला प्रेशर, ये सब कुछ मेजर करता है किसके ऊपर, गॉज प्रेशर के ऊपर. हम आपको ये समझ आएगा कि तो ये रो जी एच आया कहाँ से, ये रो जी एच आया कहाँ से. तो आपको क्विकली एक बार समझा देता हूँ, ये इतना डिफिकल्ट है नहीं. देख लो, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ की जगह मैं क्या रह सकता हूँ, एन इंटू जी इंटू ए अपॉन ए, हो गया. अब मैं एन की जगह भी क्या दे सकता हूँ, रो वी इंटू वी अपॉन जी इंटू ए. समझ में आ गया. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मैं डेंसिटी को बेटा क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू एच, हो गया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन एरिया इंटू जी. तो ये मेरा ए कब होगा, क्या बचा, रो जी एच. तो P इज इक्वल टू पी ए एटमोस्फियर प्लस रो जी एच. ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, when any of the object is sinking in the water at particular height, the total pressure on that object is known as gauge pressure. और ये gauge pressure मेरा वैल्यू क्या होती है, रो ए पी ए प्लस रो जी एच. क्लियर. कहीं कहीं जगह पे बेटा ये यूज होता है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी है. जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एप्लीकेशन एज वेल. चलो उसके बाद आते हैं पास्कल लॉ. अब जब भी बेटा हमने बोला लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि प्रेशर का ऐसा यूनिट को क्या बोला जाता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन सा है, पास्कल. क्यों पास्कल है, तो उसने बहुत अच्छे से प्रेशर के ऊपर में बात की. क्या है पहले समझ रहे थे. इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड दैट इट ट्रांसफिगरेट इनटू एंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड. ये बेटा टर्म आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको ये किस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको समझाता हूँ. अगर आपको पास्कल लॉ समझना है ना, तो ये देखो, चलो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. चलो पास्कल लॉ समझा था क्या, लेट्स से पास्कल लॉ. तो लेट्स से ये रखो, एक हमने बताने गया, अब किसके अंदर लेट्स से पानी भर दी, पानी को पानी के जैसे भी खाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स से वन प्रिज्म इज ओवर दैट. ऐसा करके हमने प्रिज्म डाल दिए. अब ये प्रिज्म दिखने में ऐसा होता है, होता है एक्चुअली में ऐसा है. क्लियर. तो इसकी मैं साइड बोल देता हूँ ए, इसकी साइड बोल देता हूँ बी, इसकी साइड बोल देता हूँ सी. क्लियर. ए बी और सी. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पास्कल पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी. सर अभी आपने बोला था P डिपेंड करता है रो जी एच के ऊपर. हाँ, रो जी एच के ऊपर डिपेंड करता है, बट पीसी एक ऑब्जेक्ट पर सारी जगह को प्रेशर क्या लगेगा, सेम. कम ज़्यादा ओके मैं बोल रहा हूँ. हाँ, और यहाँ पे आइडियल चीज़ों ने क्या मान ली है
ये बेटा बहुत ध्यान में रखने ज़रूरी है, दैट वाटर इज स्टेशनरी, वरना थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो पास्कल की लॉ में स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है दैट वाटर इज स्टेबल, उसको स्टेशन नहीं रखा हुआ है, उसके लिए ये चीज प्रूव हो सकती है। क्लियर? तो व्हाट पास्कल इज सेइंग दैट, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको आपको प्रूव भी करना होगा बेटा, कोई आसान ही, इसको आपको प्रूव करना हो तो उसके लिए आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे थीटा योग को अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, ये सब कुछ करती यू कैन फाइंड आउट द होल थियरी। यहाँ पे थियरी का इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है दैट प्रेशर ऑन ईच सरफेस विल रिमेन द सेम। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट द पास्कल्स लॉ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बॉयड फोर्स और बॉयल्सी। क्या होता है बॉयड फोर्स और बॉयल्सी? अब ना कई बार ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है किसी कि बॉयड फोर्स क्या है और फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। बेटा एक चीज ध्यान से समझना, क्या ये जो बॉयड फोर्स है ना उसका यूज करके आर्किमिडीज प्रिंसिपल बना है। और आर्किमिडीज तो आप सुनते हो ना, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल की स्टोरी, तो आर्किमिडीज जो है साइंटिस्ट, उसकी स्टोरी तो बहुत डेंजर है। आई विल डेफिनेटली से कि जब भी आपका मन बोर हो जाओ ना पढ़ते पढ़ते तो उसकी स्टोरी सुन लेना। हम मानते हैं ना कि साइंस कहाँ है कहाँ नहीं है, ये तो जब वो बात ले रहा था आर्किमिडीज तब जाके इसको ये आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल पूरा का पूरा उसने बनाया था मतलब आविष्कार किया था। दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नेचर। जैसे वो न्यूटन ने किया था ना अबाउट द ग्रेविटी, कोई चीज़ नीचे गिर रही थी बट उसके रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिटेशंस वो सारी की सारी किसने बताई थी? न्यूटन पे। उसी तरह से था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बट बिफोर वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी शुड अवेयर अबाउट द बॉयड फोर्स और यू कैन से buoyancy. It is an upward force acting on the body immersed in a liquid. It is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. क्या बोल रहा है? ध्यान से समझ लो, इसको बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स एक पानी के अंदर एक बॉल रखा हुआ, पानी के अंदर बॉल रखा हुआ है, बॉल, तो बॉल के ऊपर एक फोर्स लगेगा और दूसरा क्या लग जाएगा? ग्रेविटी और बॉयड फोर्स। ग्रेविटी उसको बेटा नीचे की ओर ले जाएगा और बॉयड फोर्स उसको क्या करेगा? ऊपर की ओर ले जाएगा। ग्रेविटी नीचे की ओर, बॉयड फोर्स ऊपर की ओर। अगर बॉयड फोर्स ज़्यादा है तो बॉल फ्लोट करेगा, अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, और दोनों इक्वल है तो वहाँ पे जाकर वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। दैट इज़ ऑल अबाउट द बॉयड फोर्स। तो अल्टीमेटली आप इसको क्या समझ सकते हो? बॉयड फोर्स क्या कर रहा है? ग्रेविटी को टैकल कर रहा है। मतलब कोई चीज़ पानी में डूब रही है ना तो आसानी से डूबने देगा नहीं, मतलब हो जाएगा ऑब्वियसली। ग्रेविटी का फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वो बॉयड फोर्स है तो वो सिंक कर जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो क्या देगा? उसको टक्का तो देगा। क्लियर? ये हो गया बॉयड फोर्स। अब बेटा अब बॉयड फोर्स तो था, पर उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विच इज डिराइव्ड बाय द आर्किमिडीज, दैट इज नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ना आप थियोरेटिकली समझना बहुत मुश्किल है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड समझना बहुत मुश्किल है। का इसको ना पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, फिर हम थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज सेड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकली, तो एक बकेट में पानी भरा हुआ है, देयर इज अ वाटर इन द बकेट। क्लियर? मान लेते हैं पूरा पानी जब भरा हुआ है। नाउ यू आर टेकिंग वन ग्लास, यू आर टेकिंग वन ग्लास। अरे ये ग्लास को आपने उल्टा कर दिया ऐसे, ये जो ग्लास है उसको आपने उल्टा करके ऐसे डाल दिए, ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे। इसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। चलो, आपको मेरे पर जितना विश्वास है ना उस विश्वास का आप यूज़ करना। मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो अदर इंस्ट्रक्शंस। जो मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल ले लो 500 की नोट, एक 500 की नोट ले लो और ग्लास के एंड में डाल दो। पूरा ग्लास इसको पूरा क्लीन है, अभी तो कुछ पानी का नहीं है। आपने क्या कर दिया? 500 की पानी की नोट, वो जो 500 की नोट है उसको आपने ग्लास के बॉटम में डाल दी। ठीक है? अब ऐसे कैसा, थोड़ा कि ऐसा मत टेढ़ा मत करना, पूरा ना पूरा ऐसे।
मान लो ये बकेट है ना, और लेट्स से ये ब्लास्ट, यहाँ पे आपने 500 की नोट डाली और ऐसा कैसा यहाँ से पूरा पानी भरा हुआ है, अब पूरा का पूरा इसे यहाँ तक डुबा दो, यहाँ तक डुबा दो, छोड़ना मत, और वापस वहाँ से बाहर ले आओ। क्या समझते हो, ये जो नोट है 500 की वो बिक गई हो? अगर आप ऐसे डालो और ऐसे निकल दिया, पानी की नोट बिल्कुल भी बिकी हुई नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? इम्पोर्टेंट बेटा ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो होता क्या है, वैन, अब जो देखो मेरे पास ग्लास था, ग्लास के अंदर क्या था सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं था, नहीं, दैट इज द मैटर। कौन सी मैटर थी बेटा? गैस। सो गैस के बाद उसका क्या होता है? वॉल्यूम। नाउ दैट गैस विल ऑल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस। रिमेंबर द लास्ट लेक्चर in which we have defined the matter which has some mass and occupies the space. That means if there is a air in the air को भी ना हमने थोड़ी उसके अंदर शून्य अवकाश कर दिया था, वहाँ पे there is a vacuum तो हमने किया नहीं था, there is a air। air क्या करेगी? अपनी जगह रखेगी। तो आपने पानी में ऐसे ही के ऐसे उसको डाल दिया, अब होगा क्या? जैसे ही आपने उसको ऐसे के ऐसे डाल दिया, अब there is a space। किसके बाद आपने पानी बकेट पूरा भरा हुआ था पानी से, अब होगा जैसे ही आपने डाल दिया तो जितना पानी उस ग्लास में आ सकता था उतना आया नहीं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे क्या थी? एयर। क्या थी? एयर। अब एयर ने वो जगह ले तो उतना पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो मान लो अगर आपने, मैं अपनी सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वही बकेट को आप नीचे एक बड़ा सा पतीला या फिर बड़ी सी इंग्लिश ले लो, ऐसे उल्टे करके ग्लास को डालो, फिर वो बकेट को ले लो और जो पानी निकला ना उसको वापस ग्लास में डालोगी, एग्जैक्ट प्योर टू प्योर 1 to 1 और कुछ भी नहीं रह जाता है। सो यू कैन फाइंड इट आउट एग्जैक्टली जितना पानी उस ग्लास में आ सकता था उतना ही पानी बकेट से बाहर निकला, एंड दैट इज सीन बाय द आर्किमिडीज। एंड वो उसे क्या कर दिया? पूरा का पूरा उसके ऊपर ये बना दिया। क्या? चलो समझते हैं। व्हेन अ बॉडी टोटली और पार्शियली, अभी मैंने तो टोटली नहीं बोला था, पार्शियली भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझनी है, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एक्सपेरिमेंट को समझ दिया, और अब थोड़ा अलग करते हैं। अब 500 की नोट वापस निकालोगे, या अब कब गीली हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? समझते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? ऐसे डाल रहे हो, ऐसे ही डालिए, बट नीचे जाते जाते आपने ये जो ग्लास था ना उसको ऐसे डाल रहे थे, ऐसे कर दिया, तो आपको क्या दिख रही है? बबल्स निकली। वो बबल्स किसकी वजह से है? दैट एयर इज नाउ रिलीज। जैसे ही एयर रिलीज हो गई, अब क्या हो गया? अब वो पानी ग्लास के अंदर वापस क्या होना गया? फिल होना शुरू हो गया। जैसे ही फिल होना शुरू हो जाएगा, वो ग्लास कहाँ चला जाएगा? एट द बॉटम ऑफ द बकेट। क्लियर? सो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स इन लिक्विड एट रेस्ट, सो लिक्विड एट रेस्ट, स्टेशनरी रखना है, एट रेस्ट it appears lighter. This apparent loss of the weight is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. मैंने बेटा आपको ये जो टॉपिक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया ना, वो समझना इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस डेफिनेशन क्या बोला है? जितना पानी, मतलब ग्लास के अंदर जितना पानी आ सकता है उतना पानी बाहर निकल रहा है, तो जितना पानी उसका क्या, उसने क्या कर दिया? स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर? अब इसको समझने के लिए वापस ये जो है वो फोर्स कितना लगा है, ये जो बॉइंट फोर्स की भी हम बात कर रहे हैं, वो बॉइंट फोर्स होगा कितना? ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू N इंटू ए, दैट वी नो दैट व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ N, रो इंटू वी, रो इंटू वी, रो इंटू वी इंटू M और रो ई, रो वी। क्लियर? ये क्या हो गया? उसका बॉइंट फोर्स। यहाँ पे अगर आप कर डाल दो तो जी भी हो सकता है, 80 डेटा पे। ये बॉइंट फोर्स कितना हो गया? रो जी। एक्सेलरेशन भी गुड डी, यू कैन टेक एनी रोज इट। ये F is equal to rho dV. So this is all about the buoyancy of the buoyant force, or you can say that Archimedes principle.
लेट्स से बर्नौलीज थ्योरम। ये बेटर एक ऐसा टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th स्टैंडर्ड, जो कि स्कूल की एग्जाम होती है, और यहाँ पे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है थियोरेटिकल। हमें थियोरेटिकली कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं कोई चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे है। मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दूंगा क्यों है, क्या है, कैसे है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट टाइम पे और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैं एक दो एप्लीकेशन आपको बता दूंगा, आपको एक दो एप्लीकेशन खुद से सर्च आउट करनी है, मिल जाए तो यू कैन कमेंट इट डाउन, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग गूगल फॉर इट, वरना बेटा बहुत आसान है। देखो आज के ज़माने में आप कोई भी चीज़ यूट्यूब पे ढूंढोगे, वही चीज़ में इसको क्वेश्चन है वो गूगल पर डालोगे, गूगल 1 सेकंड में बता देगा, बट वहाँ पे आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वी आर हियर टू स्ट्रॉन्ग योर ब्रेन। ये सारी चीज़ें ना ये इंपॉर्टेंट होती, क्लियर। सो बर्नौलीज थ्योरम के अंदर बेटा होता क्या है, देयर इज अ ऐसे करके पाई दिखती है, क्लियर। सरफेस के इसकी हाइट भी कुछ h1, इसकी हो गई x2, हम सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, क्लियर। तो बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अगर प्रूव करने की जरूरत पड़े ना तो प्रूव करते वक्त कुछ ऐसा मिलता है, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। जब ऐसी कंडीशन आती है बेटा तो आप P1 यहाँ पे सारे P2 वहाँ पे है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो, क्या बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये बर्नौली इक्वेशन बेटा यूज कहाँ होता है, तो आपने सबसे मस्त दिखा होगा ना। सो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, देर आर सर्टेन काइंड ऑफ फास्ट बॉलर, लेट्स से कपिल देव, बुमराह, वसीम अकरम, ऐसे बहुत सारे थे, ब्रेटली, मैकरा, जो हवा में क्या करते थे थी विद द यूज ऑफ दिस बर्नौलीज इक्वेशन। तो क्या सर वो बर्नौलीज इक्वेशन करने के लिए हर बार वो मैथमेटिकली थ्योरेटिकल करते थे, नहीं बेटा ये नहीं होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी बैरोमीटर में कि हम प्रैक्टिकली तो उसका फॉर्मूला F/A से लाते हैं, बट रो जी एच वहाँ पे जो मिलता था वो अलग तरह से, उसकी कोई कंडीशन अलग होती है। तो वहाँ पे जो वो किसका यूज़ करते थे, बर्नौलीज इक्वेशन का, तो उसको कितना लेटरल मोमेंट चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ से आप देख सकते हो उसकी स्पीड कितनी होगी, बाउंस कितना करेगा, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी है इसका ये यूज़ होता है किसका, एरोप्लेन के अंदर। आपने देखी होंगी एरोप्लेन के विंग्स होते हैं तो थोड़े ऐसे स्लांट करके उड़ते हैं, कभी ऐसे प्लान करते होते हैं, कभी सीधे जाते हैं, बट दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टू अंडरस्टैंड द बर्नौलीज इक्वेशन। मैंने आपको दो एप्लीकेशन बता दी अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन, दो या तीन, थोड़ा खुद से एक बार सोचो तो आपको भी मिल जाएगी व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एक बात क्लियर है, इफ यू आर लर्निंग फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स then it is very important topic to understand that what is Bernoulli's equation। यहाँ पे वही चीज़ होती है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है पाइप पे से, यहाँ से यहाँ जा रहा, तो हर एक टाइम पर वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। आपका जो लिक्विड है वो एक ही मर के एक ही लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो उसका क्या होगा, जब उसका एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, एरिया बड़ा हो जाएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, एरिया बड़ा तो स्पीड कम। इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोला जाता है बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर आपको बेसिकली पता है ना तो कंटिन्यू इक्वेशन ऐसा आता था, A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करूँगी, बदलू ही नहीं है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इनसे पता क्या चलता है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। B क्या है, वेलोसिटी, A क्या है, एरिया। If the area increases, speed will, velocity will decrease, और area decreases, velocity will increase। इसको समझना है तो क्या है, सिंपली आपकी जो पाइप में से पानी निकलता है, जब आप प्लांटेशन करते हो कोई भी छोटे छोटे प्लांट को, वहाँ पे पानी की जो पाइप होती है उसके ऊपर आपने छोटा सा ऐसे खम्भ रख लिया, एरिया कम हो गया, आप देख पाओगे ज़्यादा प्रेशर करेगा क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा,
उसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मैं यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ कि पहले 1 सेकेंड में इतना पानी, अब 1 सेकेंड में इतनी स्पीड से पानी निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन. You have already done this thing in 11th fluid mechanics. Okay. Now, Torrey series theorem. अब आपको भी एक बात बोलूँ ना तो आपको थोड़ा अचंभा लगेगा. हमने जब पढ़ा था स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे 3 इक्वेशन अगर आपको याद है तो कौन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD. ये सब कुछ पढ़ा था. जब वहाँ पे पढ़ा था ये 3 इक्वेशन कितने ढूंढे थे, तो वो भी विलियम न्यूटन ने ढूंढे थे. तो ये जो टॉरी सीरीज थ्योरम है ना, वो भी इंस्पायर है उससे. अब आप बोलोगे ना कि ऐसे न्यूटन का नाम इतना बड़ा नहीं है, उससे बहुत उसके जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल ऑलमोस्ट होता है, बहुत जगह पर यूज होता है. ठीक. व्हाट इज टॉरी सीरीज थ्योरम? अब उसने यूज तो वही किया, बट उसने क्या किया, वो परसेप्ट को यहाँ लगा दिया. लेट्स अंडरस्टैंड what is in it. Let's say there is a water tank. फिर यहाँ तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा एक पाइप होल है. फिर जब ये होता है तो इसमें यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होगा, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होगा. यहाँ पे P एटमोसफेयर है, यहाँ पे P एटमोसफेयर है, यहाँ पे कुछ स्पॉट प्रेशर एक्स्ट्रा होगा, बल्क प्रेशर होगा. तो ये बोल क्या, द टॉरी सीरीज लॉ. देखो बेटा थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसको समझना इंपॉर्टेंट है. तो इसमें से जो पानी निकलेगा ना, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज ऑल अबाउट द टॉरी सीरीज रूल. टॉरी सीरीज इक्वेशन क्या बोलती है, कितनी होगी हमको तो पता है. वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. इनिशियल लेवल पे तो पानी निकल जाने होगा, सो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH. दिस इज कॉल्ड टॉरी सीरीज लॉ. क्या बोल रहा था कि कोई वाटर टैंक में से निकलने वाला पानी की वेलोसिटी इज सेम एज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डूइंग द फ्री फॉल. उसकी जो वेलोसिटी होगी उतनी ही. समझ पा रहे हो, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, वहाँ पे कोई लिक्विड नहीं था, फिर भी ये इक्वेशन थी. और अब जब इस वाटर टैंक में से कोई पानी निकल रहा है तो वो पानी की वेलोसिटी भी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी एक फ्री फॉल कर रहे ऑब्जेक्ट की होगी, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH. मेरा इसके अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बोलते हैं, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा पूछते हैं, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कम होगी. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप इसके देखोगे ना तो न्यूमेरिकली इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते. There are certain kinds of chapter in which more theory question is asked during the examination. वो इसमें से ये वो चैप्टर उसमें से है जिसमें न्यूमेरिकल क्या रहेगा, थियोरिकल कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट होता है. लेट्स से अगर आपको एक एग्जाम्पल लूँगा ना, जैसे जैसा हमारे एक लेक्चर इसके ऊपर भी होगा जहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे. ये चलो नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ. नाम सुन के इसी अलग बेन स्टोक्स, ओके. आई एम टेलिंग बेन स्टोक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट विराट कोहली इज सेइंग डूइंग द मैच बेन स्टोक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोक्स रूल. व्हाट इज स्टोक्स रूल? अब देखो फिजिक्स के अंदर बेटा इतने सारे साइंटिस्ट हो चुके हैं ना कि आप नाम याद रखते जाओगे या उसके फॉर्मूले रखते आओगे, वो अलग है. क्या बोला जाता है, स्टोक्स लॉ. 6π/RE. ये है क्या, पानी से भरा हुआ एक वाटर टैंक है जिसके अंदर अगर आपने किसी एक मेटल के बॉल को या किसी एक बॉल को फ्री फॉल करवाया तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 6π/RE. 6 इज द कांस्टेंट, पार्ट इज द कांस्टेंट. ईटा क्या होगा बेटा, ईटा क्या होगा, आर क्या होगा और वी क्या होगा. वी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस, और ये जो ईटा होता है वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नहीं,
ये बेटा ईटा आपको समझना इम्पोर्टेंट है। उसको बोला जाता है विस्कोसिटी। क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। सर विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल एक काम करो, घर पे जाओ, लोग घर पे किचन में जाओ, ले आओ पानी का बाउल और एक ले आओ ऑयल का बाउल। पानी जो है बाउल में, उसमें हाथ डालो, वापस ले लो और हैंडकरचिप से अप्लाई कर दो, आपको वैसा का वैसा फील होगा। वही अब हाथ वापस आप पहले डालो, बाहर निकालो, पानी से वॉश कर लो, फिर भी आप में क्या करेगा? चिपचिपापना। यू फील सम चिपचिपापना। तो ये जो चिपचिपापना है ना, उसका रीज़न कौन है? दिस विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या होता है? एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? कि अगर एक इनफाइनाइट लेंथ की वाटर टैंक है, उसने अगर आपने किसी एक मेटल के बॉल को फ्री फॉल करा, मेटल में इसीलिए बोल रहा हूँ इट हैज़ सम मास, तो वो अच्छे से जा पाएगा, वरना वो फ्लोट भी कर सकता है। वो जाएगा 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 जाएगा। अब जब जा रहा है नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर तो बेटा क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स। तो वो बॉयंट फोर्स क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। तो इनिशियली दैट बॉल इज हैवी सम एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होगा, बट एक टाइम के बाद बॉयंट फोर्स ही लगेगा। अब तो बाहर से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यस, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोक्स फ्लो। दैट इसको बोला जाता है क्या बोलते हो? विस्कस फोर्स। On the basis of their viscosity, this force is known as viscous force, 6 pi eta RV, and eta is known as viscosity. Here, let's say surface tension. Almost देखा जाएगा ना, we are just about to close our fluid mechanics. Surface tension होता क्या है बेटा? One of the most important thing to understand when you are talking about the fluid, and that is called as surface tension. ये surface tension होती क्या है? तो बेटा एक surface tension का बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। कि इसमें ना आपको समझना का बेटा फ्लूइड मैकेनिक। तो फ्लूइड मैकेनिक की पहली चीज़ क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटा पहली चीज़ होती है दैट यू परफॉर्म एवरीथिंग दैट यू कैन डू। बहुत सारी चीज़ें वो कि आप नहीं कर पाओगे, बट बहुत सारी चीज़ें जो आप कर पाओगे। तो आपको एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, फुल पानी भरा हुआ है। अब आप इसके अंदर पिन डालोगे तो क्या होगा? जैसे ही पिन डालते जब उतना पानी निकलेगा। और अगर आप, और कई बार ऐसा होगा ना, अगर आप ये ध्यान से देखा होगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर से ऐसे उस स्फीयर जैसा बन जाता है, उसकी सरफेस थोड़ी कैसे हो जाती है? ऐसे बन जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन होती क्या है बेटा? द सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखना फिजिक्स के अंदर बहुत जगह ऊपर टेंशन मतलब फोर्स लिया जाता है, पर ये जो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बेटा इसकी बहुत 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 सारी एप्लीकेशन है। बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन बहुत कुछ, मैंने आपको जो आगे में शिप का बोला था, स्टीमर का बोला था, फिर आप बोल दो फिश ले लो, या कोई भी अदर थिंग विच बॉक्स इन द फ्लूइड, ऑल दिस इज हैविंग। जब आप उसके बारे में पढ़ रहे हो ना, तब आपको किसके बारे में समझना पड़ेगा? उसके सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? उसके सरफेस टेंशन के बारे में। हाँ, सरफेस टेंशन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसमें एक दो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे भी से, मतलब पढ़ेंगे मतलब ऊपर ऊपर से देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर? अब समझ में आ गया सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। बेटा एक चीज़ हमारे, हाँ अब इसको मेरे को समझाने का, आई डोंट थिंक की न्यूटन पर मीटर, सो m1 L1 E-2 अपॉन L1 कट, सो m1 L0 T-2। बहुत सारे बेटा अब तो ये कहते हैं ना डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला, यूनिट, न्यूटन पर मीटर। अब तो ये छोटे बच्चे वाले का हो गए, अब तो हम बड़े हो चुके हैं फिजिक्स में, क्योंकि छोटी छोटी बातों को हमको याद करना ज़रूरी
नहीं होता। ये ना मतलब आप खुद से बना सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इस एप्लीकेशन। सरफेस टेंशन की बेटा एप्लीकेशन होती है ड्रॉप एंड बबल। इसके बहुत सारी और भी एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें से हमको जो पढ़नी होती है वो है ड्रॉप एंड बबल। और पहली चीज़, वाटर ड्रॉप और बबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि वाटर ड्रॉप और बबल में क्या डिफरेंस है? जनरली आपने बबल को ऐसे देखा होगा, ये हो गया बबल। बट जब आप वाटर ड्रॉप की बात करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर? दिस इज बबल एंड दिस इज वाटर ड्रॉप। दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में कुछ कॉम्बिनैरिटी, कुछ सिमिलैरिटी। क्या? बबल और वाटर ड्रॉप दोनों में क्या है? तो वाटर ड्रॉप के अंदर जो आउटर लेयर है वो किसका बना हुआ है? वाटर का। और इंटरनली क्या है? एयर। क्या होती है बेटा? यहाँ पे होती है एयर। इसमें भी वाटर ड्रॉप में भी आउटर सरफेस में वो तो किसका बना होता है? वाटर का। बट वाटर ड्रॉप के अंदर क्या होता है? वाटर इटसेल्फ। क्या होता है? वाटर इटसेल्फ। तो अल्टीमेटली ये कोई भी चीज़ उसका वाटर ड्रॉप बनेगा या बबल बनेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। द सरफेस टेंशन विल डिसाइड वेदर इट विल बिकम ड्रॉप और बबल। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा बहुत क्या होता है कंफ्यूजन, बट आपको याद रखना है। देखो फिजिक्स के अंदर लॉजिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लॉजिक समझने के लिए कई बार अनलॉजिकल थिंग समझनी पड़ती। क्या बोला? क्योंकि यहाँ पे ना दो चीज़ें आई, 4t/r एंड 2t/r। ड्रॉप और बबल का, ये हो गया बबल का, ये हो गया ड्रॉप का। ई स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन। क्या होता है ये? तो बेटा अब इसको ना बहुत लॉजिकली समझ लेना है। इसके डेप्थ में अब नहीं जाएंगे, वरना डेप्थ में जा सकता है पर जाना नहीं है हमको। देखो पानी का बुलबुला होता है वो कहाँ होगा? एरिक सर से तो आपको कुछ ऐसा लिखे। क्लियर? तो इतना पार्ट पे क्या है? वाटर या है, इसमें होता है बेटा ए। और बाकी का पोर्शन जो यहाँ होगा हमको दिखता नहीं है, क्योंकि वो इमर्स है इसके अंदर वाटर मिक्सर के साथ। तो आपको एक ही दिखेगा, तो आपको ले लेना है 2t/r सिंपल। जबकि वही बबल आप भी देखोगे ना, छोटे बच्चे वो सोप से भरा लिक्विड होता है उसमें डालते हैं और फिर जैसे वो ब्लो करते हैं तो बहुत सारे क्या निकलते हैं? बबल्स। तो बबल्स का आउटर लेयर क्या होता है? पानी का भरा हुआ। जबकि अंदर क्या होता है? एयर। जैसे ही तो वहाँ पे आप देखो तो ये हो गया मेरा बबल ऐसे। तो यहाँ पे आप आसानी से क्या देख पाओगे? उसकी दोनों सर्फेस इंटरनल और आउटर बोथ। तो वहाँ का भी क्या यूज़ करेंगे? 4t/r। अब ये कहीं पर डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बबल है तो 4t/r, और अगर एयर ड्रॉप है मतलब पानी वाटर ड्रॉप है तो 2t/r। क्लियर? बट टाइम पर ये चीज़ें ना एमसीक्यू में पूछ नहीं जाती है। सो नेवर टेक एनी ऑफ द टॉपिक लाइक कहीं से क्या उठा के कुछ पूछ ले हमको तो अभी भी कुछ पता चलता नहीं। क्लियर? सो आई होप you are understanding all this topic, that what we are discussing about the water drops, then bubbles। इसके अलावा भी 2-3 एप्लीकेशंस होती है कि सबमरीन में क्या होता है, फिर माने तो शिप्स में क्या होता है। अब इसमें बेटा आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझना इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ मेरे को आपको ये समझने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, बुओयंट फोर्स पढ़ रहे हो, ये सब कुछ टॉपिक आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट वीडियो के लेक्चर में कि टर्म बोला था रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोला था? रिलेटिव डेंसिटी। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो हर बार हम कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ सर आपने तो खुद बोला एक्सपेरिमेंट करना होता है, पर बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके ही लिखो। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ
सिचुएशन इन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय इमेजिंग। फिजिक्स के अंदर इमेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का क्या रिलेशन है विथ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। तो ज़्यादातर मेरा ऐसा आता है, इफ़ माई रिलेटिव वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। तो पहली चीज़ तो बेटा आपको ये याद रहनी चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी, डेंसिटी ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी, या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती थी, डेंसिटी ऑफ द गिवन मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री। अगर मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है देन द ऑब्जेक्ट विल सिंकिंग, अगर लेस देन 1 है देन इट विल बी फ्लोटिंग। ग्रेटर देन 1 है तो वो इट विल सिंकिंग, और अगर लेस देन 1 है तो इट इज अ फ्लोटिंग। बेटा एमसीक्यू के अंदर ना कितने सारे बन सकते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो को फॉलो कर रहे हो, आई मस्ट से अबाउट पर्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थियरीज बिफोर गोइंग टू सॉल्व इट्स एमसीक्यू। ज़्यादातर आप इसके पेपर्स को देखोगे ना तो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हर एक में से एक क्वेश्चन आया है, एंड मोस्टली 70% ऑफ द टाइम ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। क्लियर, फिजिकल कॉन्सेप्ट या लॉजिकल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट लगे बेटा तो एनी टाइम यू कैन कॉमेंट इट डाउन। हो सकेगा हम पर्सनली ट्राई करेंगे आपके पर्सनली टच में आके आपको समझा पाए। आपकी जो भी डाउट्स है वो आप देख सकते हो। यस, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अदर न्यूमेरिकल्स बेसिक ऑन दिस एरियर। ज़्यादा कर हमने ग्रेविटी के किया था। अब ग्रेविटेशन वाला जो भी है वीडियो वो भी हम लिंक में डाल देंगे। वो भी आप जब भी पढ़ रहे ना मेरा एक बार डेफिनेटली देख लेना, उसके न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं। वो जो न्यूमेरिकल होते हैं ना बेटा, वो आप कह सकते हो पिछले 10 या 15 सालों का निचोड़ है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, सो आई होप you are all covered with all the general properties of the matter in which we have already covered about the solid and the liquids। अब गैस के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वेरी लेक्चर जो होगा थर्मोडायनेमिक्स, दैट हाउ इट वर्क्स, उसके ऊपर प्रेशर वॉल्यूम सारे पैरामीटर का क्या हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, माई सेल्फ मौलिक मेहता। अगेन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही इसके रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं या फिर आपके लिए इतने सारे जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस वी आर गोइंग टू अपलोड इन दिस चैनल ओनली। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, और जैसे ही हम अपलोड कर पाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो प्रेस दैट बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस